हेलो गाइस हेलो गाइस। आज हम केस स्टडी नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। हमें पता है कि जो भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से आती है, हमें प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करती है हमारी चॉइस के बेसिस पे। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स कैसे हमें प्रोडक्ट्स रेकमेंड करती हैं। तो हमारी केस स्टडी में बोला गया, एन ई कॉमर्स वेबसाइट यूजेज अ रिकमेंडेशन इंजन टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स टू द यूज़र। एक इंजन यूज़ करती है, मतलब एक एल्गोरिदम है उसके अंदर जो काम करेगा, रिकमेंडेशन एल्गोरिदम है, ठीक है, जो कुछ ना कुछ बेसिस के ऊपर हमें प्रोडक्ट्स सजेस्ट करता है। द इंजन एनालाइजेज अ यूज़र्स पास्ट परचेजेस। कैसे हमारे जो पास्ट परचेजेज है उसके बेसिस पे, हमारी जो हिस्ट्री है, जो जो चीज़ें हमने ब्राउज़ की हैं, हमने सर्च कर रखी हैं उसके बेसिस पे, और जो प्रोडक्ट्स को हमने रेट किया है उसके बेसिस पे। It also considers the purchases and ratings of other users with similar browsing patterns. For example, मैंने कोई ए आइटम खरीदी है और एक यूज़र और है, उसने भी वही सेम आइटम खरीदी है और उसने बी और सी को सर्च किया है, तो वो बी और सी वो मुझे भी रेकमेंड कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो एक आइटम है उसमें इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। तो उसके बाद ने सिस्टम्स प्राइमरी गोल क्या है, ऑब्वियसली उसको अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। और कैसे करेगा, जो प्रोडक्ट्स हम चाहते हैं, हमारी जो पर्सनलाइज्ड चॉइस है उसके बेसिस पे वो हमें प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा। द डेटाबेस फॉर द सिस्टम स्टोर यूज़र प्रोफाइल्स। जो डेटाबेस है वो सिस्टम का, जो हमने अकाउंट बनाया हुआ है वो उसको स्टोर करेगा, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा नेम, हमने जो प्रोडक्ट ख़रीदा उसकी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, और हमने क्या क्या सर्च किया उसकी हिस्ट्री, वो सब कुछ स्टोर करके रखिएगा अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिकमेंडेशन इंजन्स एबिलिटी टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन अ यूजर्स पास्ट परचेजेस एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो रिकमेंडेशन इंजन है वो हमारे पास्ट परचेजेस के हिसाब से हमें क्या करता है, नए प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट बेस्ड फ़िल्टरिंग। कंटेंट बेस्ड फ़िल्टरिंग के अंदर क्या रहता है कि हमने एक मूवी को सर्च किया, ठीक है, एक मूवी को सर्च किया और मैंने उसको लाइक कर दिया, ठीक है, और उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे एक और नई मूवी को सजेस्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मूवी, मैं पंजाबी मूवीज़, हम पंजाबी मूवीज़ देखते हैं मान लो, तो पंजाबी मूवीज़ मैंने एक पंजाबी मूवी देख ली, तो जो रिसेंट में मूवीज़ जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही है ना पंजाबी मूवीज़, ठीक है, सेम एक्टर की, सेम एक्ट्रेस की, तो वो मुझे वो शो करेगा। कोलैबोरेटिंग फ़िल्टरिंग में क्या रहता है कि ये 2 पर्सन्स हैं, इन्होंने इस वीडियो को लाइक कर दिया, ठीक है, सॉरी, सेम वीडियो है, एक वीडियो है, इन सेम ही वीडियो है, दोनों ने इसको लाइक किया, यूज़र्स ने। तो यहाँ पे एक वीडियो है जो अलाइस ने भी लाइक की है, और वो क्या करेगी, वो बॉब को रेकमेंड कर दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने सोचा हो सकता है ये इन वीडियोज़ में इनकी चॉइस सेम है, तो इस वीडियो में भी चॉइस सेम हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद, विच डेटा स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट लाइकली यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव अ यूजर्स ब्राउजिंग हिस्ट्री एफिशिएंटली। यूज़र की ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए, स्टोर भी करना है और उसके बाद हमने उसको एक्सेस भी करना है, ठीक है। तो हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, देखिए क्यू के बारे में बात हो रही है। क्यू के अंदर क्या रहता है, फीफो स्ट्रक्चर है जी। फीफो, जो आइटम सबसे पहले एंटर करेगी वही सबसे पहले आउट होगी, जो बिल्कुल लास्ट में आएगी वो सबसे बाद में आउट होगी। देखिए हिस्ट्री के अंदर हम मेनली क्या चीज़ फॉलो करते हैं कि यूज़र, जो सिस्टम है वो ये सोचेगा, जो मैंने रिसेंटली आइटम सर्च की है ना, मुझे उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है, ठीक है। जो मैंने 10-15 दिन पहले या आज से 2-4 साल पहले मैंने आइटम सर्च किया है, तो मैंने सबसे पहले तो वो सर्च किया, लेकिन हो सकता है मुझे उसकी ज़रूरत ही ना हो। लेकिन यहाँ पे क्यू के अंदर हम सबसे पहले किसको एक्सेस करेंगे, जो मैंने 2-3 साल पहले आइटम सर्च किया है, तो इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। लिंक्ड लिस्ट के अंदर तो क्या है कि पहले हम फर्स्ट आइटम चेक करेंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे। मान लो मुझे 50th आइटम को एक्सेस करना है, 50th नंबर की सर्च हिस्ट्री को चेक करना है, तो क्या होगा, उसको 1 से शुरू करना होगा। तो यहाँ पे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसे ही लिंक्ड लिस्ट के अंदर ज़्यादा रहती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। एरे के अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है। एरे के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकते हैं, सेम टाइप की डेटा एड्रेस को स्टोर करेंगे। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जंपिंग भी नहीं कर सकते, हम एक साथ पहले हम फर्स्ट आइटम को एक्सेस करेंगे,
फिर हम उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस ऐड करते हैं किसी और आइटम को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे भी अगर हमें नहीं पता कि वो आइटम कहाँ पड़ी हुई है, तो हमें सारे के सारे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और हमें स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना ही नहीं है, हमें तो लास्ट से ट्रैवर्स करना है। तो हमारा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा? स्टैक। स्टैक के अंदर जो आइटम मैंने अभी सर्च की है ना, वो सबसे टॉप पे रहेगी और उसको एक्सेस भी सबसे पहले किया जाएगा, ताकि हमारा टाइम सेव हो। और क्योंकि सिस्टम ये सोचता है हमेशा कि जो मैंने लास्ट में आइटम सर्च की है ना, उसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ेगी। कैशे के अंदर भी तो हम ऐसा ही करते हैं, जो रिसेंटली आइटम मैंने यूज़ की है उसको हम कैशे के अंदर रख देते हैं, ताकि हमारी सिस्टम की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाए। उसको रैम या सेकेंडरी ड्राइव के अंदर आइटम को ना ढूंढना पड़े, वो उसको कैशे के अंदर ही ढूंढ ले, क्योंकि कैशे जो मेमोरी है वो सीपीयू के साथ ही काम करती है। सीपीयू के बिल्कुल बगल में ही वो मेमोरी रहती है, ठीक है। तो हम कैशे के अंदर जो रिसेंटली आइटम मैंने जिसके ऊपर काम किया, रिसेंटली जो आइटम मैंने ओपन की है, फाइल ओपन करी है, वो कहाँ पे स्टोर कर देंगे? कंप्यूटर सिस्टम कहाँ पे स्टोर करेगा? कैशे के अंदर, ताकि हमारा टाइम नेक्स्ट टाइम जब हमें उस आइटम की ज़रूरत पड़े, तब हमें सेकेंडरी डिस्क के अंदर ना देखकर या रैम के अंदर ना देखकर हम कहाँ पे सर्च करें? इन द कैशे। उसके बाद द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम यूजर्स सच एज ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड परचेजेज रिकॉर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो, डेटा हमारा 3 टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मैंने एग्जांपल ले रखा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर रहता है। इसके अंदर डेटा किसी भी फॉर्मेट के अंदर नहीं होता। जो इमेजेस होती हैं, ऑडियो, वीडियो, ये सारे के सारे हमारे कौन से डेटा रहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहते हैं। मेनली आप ये मान के चलो, जो 80% डेटा है वो हमारा कौन सा है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसके अंदर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, इसको मैनेज करना टिपिकल है। और इसके अंदर हम मेनली नंबर्स को, डेट्स को या स्ट्रिंग्स को स्टोर करके रखते हैं। 20% हमारा डेटा है जो स्ट्रक्चर्ड है, जिसको हमने एक फॉर्मेट के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। इसके लिए हम स्पेशल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं कर रहे, डेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसे स्टोर रूम के अंदर सामान पड़ा रहता है वैसे ही, ठीक है। इसके लिए स्टोरेज भी कम चाहिए क्योंकि डेटा लेस है, ठीक है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड कौन सा डेटा रहता है? जो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप की ही एक फॉर्म है। डेटा पूरी तरह से उसके अंदर हेडिंग्स तो नहीं लगी हुई, ना ही उसका कोई स्ट्रक्चर है, पर एट लीस्ट अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं, मान लो मैं अपना नेम स्टोर कर रही हूँ ज्योति, तो मैं उसके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दूंगी, नेम, जिससे सामने वाले पर्सन को पता चल जाए कि ज्योति क्या है, इस पर्सन का नेम है। जैसे हम टैग्स यूज़ करते हैं ना एक्सएमएल के अंदर या एचटीएमएल के अंदर लगा लो, नहीं एक्सएमएल के अंदर लगाओ। जो एक्सएमएल है वो हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, उसके अंदर हम टैग्स अपनी मर्जी से कहीं पे भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेम लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा? ज्योति। देखिए, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, लेकिन मैंने टैग के जरिए कंप्यूटर सिस्टम को बता दिया ये क्या है, एक नेम है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो यहाँ पे जो डेटा हम यूज़र से कलेक्ट करते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह, वो तो हम एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो ये डेटा हमारा कौन सा है? स्ट्रक्चर्ड डेटा। If the recommendation engine provides a user with suggestions for products they have already purchased, which is likely issue with the system's logic। देखिए, जो प्रोडक्ट्स मैंने बाय कर लिए वही प्रोडक्ट्स मुझे बार बार शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम है उसके अंदर फ़िल्टरिंग ढंग से नहीं हो रही है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। उसको चाहिए जो मैंने प्रोडक्ट बाय कर लिया, उसको वो मेरे लिए जो लिस्ट बनाई है प्रोडक्ट्स की, उसमें से उसको रिमूव कर दे या बिल्कुल एंड पे रख दे, ठीक है। या फिर एक नेक्स्ट टेबल के अंदर स्टोर कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो मुझे फिर भी शो करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर जो फ़िल्टरिंग की क्वालिटी है, जो फ़िल्टरिंग कैपेसिटी है उसकी, वो कम है। The process of engine analyzing the purchases of other users with a similar browsing pattern। अभी हमने बात की जब सिमिलर ब्राउजिंग पैटर्न के ऊपर हम फ़िल्टरिंग करते हैं, हम सिमिलर ब्राउजिंग पैटर्न के ऊपर डेटा प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू, बाय-बाय।